नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है और मैं हूं रविंद्र कुमार। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। राकेश टिकैत जी हैं, किसान नेता हैं और किसानों के मौजूदा समय में सबसे बड़े नेता कहें तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। और अवतार सिंह जी हैं हमारे पास, भारत विकास पार्टी के चेयरमैन हैं और किसानों अखंड भारत विकास जी। और आपका भी अवतार जी हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूरे देश में कल किसान धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी को लेकर के आज की हमारी चर्चा है। सबसे पहले राकेश टिकैत साहब, मैं आपसे बात की शुरुआत करना चाहूंगा। मैं आपको पहला सवाल यही करना चाह रहा हूं कि लगातार सरकार किसानों को लेकर के गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। लगातार किसान पूरे देश में एजिटेशन कर रहे हैं, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुखता से अपनी बात रख रहा है। इसके बाद हरियाणा, राजस्थान और जहां कहीं भी किसानों के मुद्दे हैं, किसान लगातार एजिटेशन कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, जब कॉर्पोरेट सेक्टर को, जब बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा देना होगा जी, तो उस टाइम पे ये हालात पैदा होती है। किसी भी किसान संगठन से चर्चा नहीं करी गई और आज देश का हर किसान संगठन जो 3 बिल आए हैं उसका पूर्ण रूप से विरोध उसका कर रहा है। उसका 3 बिल का, उसमें किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई जानकारी किसी को नहीं है और पूरा पंजाब से लगा के पूरे देश का किसान, हर संगठन इन बिल का विरोध कर रहा है। और उनकी एक ही बड़ी डिमांड है कि एमएसपी को लीगलाइज करा जाए, उसको कानून के दायरे में लाया जाए। जी भाई, किसानों की तो एक ही डिमांड थी ना कि एमएसपी जी को लागू कर दो आप, कि एमएसपी से नीचे पर खरीद नहीं होगी। और इसका रिजल्ट पूर्ण रूप से देखने को मिला है। जी, उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने भी ये स्टेट थे, आज किसान की, अगर धान की फसल की हम बात करें तो 800 रुपए से लगाकर 1100 रुपए में उसके धान को लुटा गया है। जी, खरीद नहीं हुई, लुटा गया है व्यापारियों द्वारा। जिनको ये कहते थे ना कि व्यापारी बीच से हम हटाएंगे, उसी व्यापारियों ने धान की लुटाई करी है सरकारों की मौजूदगी में, उनकी देख रेख में। और प्रशासन ने, सरकार ने, किसी भी सरकार ने सुनाई नहीं हुई। टिकैत तो साहब, ये मैं एमएसपी के मुद्दे से ही दूसरा सवाल मैं करना चाहूंगा कि एमएसपी को लेकर के ना तो मौजूदा सरकार और ना ही उससे पहले की सरकारें बहुत ज्यादा गंभीर रही, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है किसान की जो फसल है वो अगर सही कीमत पर नहीं खरीद होगी उसकी, तो उसका खमियाजा पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल भुगतना पड़ता है। और जिस हिसाब से किसान गांव छोड़ के प्लान कर रहा है, भाई अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी हमारे देश की ठीक होती तो जो पढ़ा लिखा आदमी था जिसकी बाहर नौकरी लगी, वो रिटायरमेंट के बाद में अपने गांव में आता। गांव से जो पढ़ा लिखा आदमी है वो प्लान कर रहा है, और जो गांव से जो अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल जिसके पास में कोई रोजगार और वो नहीं है, वो प्लान कर रहा। तो इसका मतलब देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी ठीक नहीं है। ये हिंदुस्तान में जो कृषि है, ये यहाँ की कल्चर है, ये व्यापार नहीं है। ये तो एक जीने की पद्धति है हमारे यहाँ की। आप यहाँ से 70% लोगों को आप कौन से रोजगार दे दोगे? आप हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को ही हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमको गांव के विकास पे काम करने पड़ेंगे। जो हेल्थ एजुकेशन हैं, हमको इस पे काम करना पड़ेगा। हम आज तक पूरे देश की जो पॉलिसी है वो शहर की पॉलिसी है, गांव की तरफ तो उन्होंने देखा ही नहीं। आज भी पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, हेल्थ नहीं है। अगर रोजगार अपना कुछ गुसर बसर फसल से आदमी कर रहा तो और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो इससे एक भयंकर एग्रीकल्चर किसान क्रांति देश में आएगी। और यह देश हमेशा ऋषि और कृषि का देश रहा है। हमें उसी पद्धति पे हमको पूर्ण रूप से चलना पड़ेगा। टिकैत साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, फिर मैं अवतार जी के पास चलूंगा। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूं कि अक्सर हम ये बात करते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट है, यानी जो अनाज की जो खरीद है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसानों का अनाज
किसानों की जो फसल है उसका सही प्राइस मिलना चाहिए। लेकिन अब मौजूदा समय में तो ये जो बिल है इसके मुताबिक तो ये है कि एक बड़ा किसान तो फायदा उठा सकता है, लेकिन जो सीमांत किसान है उसका सीधा सीधा नुकसान होगा। तो उसे लेकर के बड़ा जो कल किसान का जो एजिटेशन है, जो कल जो पूरा भारत बंद है, उसके क्या खास मुद्दे रहेंगे? देखो, मुद्दे तो ये है कि प्रोटेस्ट करने का हिंदुस्तान में सबको आजादी है जी। पुलिस को प्रोटेस्ट नहीं करने का तो वो गिरफ्तारी करती है। और लेकिन आज मध्य पूर्ण प्रदेश रूप में से भी जो हमने, जी मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भी एक हमने प्रोटेस्ट देखा था जिसमें किसानों की हत्या हो गई थी। बिल्कुल हत्या हुई, वहां पे 6 लोग मारे गए थे वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये तो आंदोलन में चीजें होती हैं, आंदोलन होंगे, पुलिस रोकने का काम करेगी, किसान भी अपनी बात कहने का प्रयास करेगा। तो प्रशासन ये चाहता है कि आंदोलन को दूसरे मूवमेंट पर मोड़ दिया जाए। जिस तरह से हरियाणा के अंदर गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से लोगों को सोते हुए उनके घरों में कैद करके और उनको जेलों में डाला गया है, तो ये तो आंदोलन की शुरुआत है। अब ये चिंगारी पूरे देश में फैलेगी। और आज सबसे बड़ी जो क्रांति होती है पूरी दुनिया में, वो वैचारिक क्रांति है। आज लाठी गोलू और बंदूक की लड़ाई नहीं रही, अब तो विचार की क्रांति है। और ये वैचारिक क्रांति पूर्ण रूप से गांव देहात में फैल चुकी है। जी, आज उसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। मैं वैचारिक क्रांति पर आपके पास आऊंगा, क्योंकि विचारों की क्रांति को भी दबाने की एक बड़ी मुहिम इस देश में इन दिनों देखने को मिल रही है। अवतार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कल एक पूरे देश में एजिटेशन है, आप लोग उसका अपनी बातें रखेंगे, किसानों के मुद्दे उठाएंगे। जी जी। लेकिन सरकार के कानों तक ये बात पहुंचेगी, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अगर किसानों की बात पहुंचती तो पार्लियामेंट सेशन में इस पर डिस्कस होता। रविंदर जी, आप बात बिल्कुल सही है, मैं जवाब देना चाहूंगा। किसानों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए कि करीब 2 मई से पंजाब में आंदोलन चल रहा है, और यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद दिल्ली में धरना देकर बैठ गए कि मेरी बात सुनी जाए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री जी को मिलने का समय नहीं दिया। आप इससे बड़ी और किसानों की दुर्दशा क्या देखना चाहेंगे कि किसानों की बात लेके एक मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है और उस मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री हमारे मिलने का समय नहीं देते। इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार जो हमारे हिंदुस्तान की किस तरीके से उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली है। क्योंकि आज किसान जिस दिशा में है, मैं इसका टोटल जिम्मेदार मानता हूं केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी सरकार को। इन्होंने ऐसा आलम पैदा कर दिया है कि ये लोग जैसे अडानी अंबानी और ग्रुप, जो बड़े समूह ग्रुप हैं, रिटेल शोरूम खोल रहे हैं। जो किसान आज 10 रुपए 12 रुपए किलो मक्का बाजार में बेचता है, और उसी का मक्का का वही पोहा बाजार में 150 रुपए किलो बिकता है। और गेहूं के दलिया बना के बाजार के अंदर 100 रुपए किलो बेचा जाता है। मतलब ऐसी बहुत से उसके पौष्टिक आहार बना के 200 रुपए किलो तक बेचे जाते हैं। सरकार को ये चाहिए था कि किसानों को इसमें हिस्सेदारी दे। जितने भी कारपोरेट जगत के उद्योगपति हैं, इनको ना देके किसानों को छोटे छोटे उद्योग धंधे लगे उसमें सरकार, जैसे आप सुना होगा एक ग्रामोद्योग संस्थान है, ग्रामोद्योग संस्थान की मदद से किसानों को छोटे छोटे फैक्ट्री वाइज लगा के दें, और उनके जो फसलें हैं उनकी फसलों का उचित मुआवजा तभी मिलेगा जब किसान अपनी फसल का सही मूल्य बाजार में लेके जाएगा। अगर वो किसी बीच दलाल के या बिचौलिए के उसमें जाएगा, उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाएगा। जी जी, टिकैत साहब, मैं आपसे अगला सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि जब देश में चुनाव होते हैं, तभी किसान, दलित, आदिवासी, मजदूर याद आते हैं सरकारों को। चाहे चुनाव उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, या राजस्थान में हो, पंजाब में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी तभी याद आते हैं जब चुनाव होता है। उसके बाद सरकारें
इन सभी लोगों को भूल जाती है, जबकि जो आधारभूत जो ढांचा है हमारे देश का वो इन्हीं पर टिका हुआ है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि सिर्फ राजनीति के लिए ही किसान, मजदूर और दलित और मुसलमानों का इस्तेमाल इस देश में होता है? देखो, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वोट कैसे मिलनी है, हर पॉलिटिकल पार्टी को वोट चाहिए, उसको इशू से, मुद्दों से, उनसे कोई मतलब उसका नहीं है। उसको वोट कैसे मुझे मिलेगी, मुझे कहने से वोट मिलेगी, मुझे कोई फंक्शन करने से वोट मिलेगी, किसको गाली देने से वोट मिलेगी। तो सरकारों का वोट लेने वालों का एक तरीका है पूर्ण रूप से, और जो हमारे लोग हैं पूर्ण रूप से इसमें फंस जाते हैं, जो आम देहात के, गांव के और जो लोग हैं। कोई मंदिर के इशू में आएगा, कोई जातिवाद के इशू में आएगा, कोई धार्मिक उत्साह आएगा, तो अलग अलग उनके प्रोपगंडे सरकारों के होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, और उसके जाल में लोग फंस जाते हैं सब लोग। लेकिन अच्छा है क्या कि जी, लेकिन टिकैत साहब, अगर ये हर साल हर चुनावों में जब जनता फंस जाती है, उसके बाद उसके साथ साथ आप भी तो लगातार लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, तो ये हल क्यों नहीं निकल रहा है इस मामले को लेकर के, और लोगों की समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि सरकार सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही है? नहीं भाई, दूसरे वाला भी ऐसा ही है जी। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बढ़नी चाहिए। इनको कुछ इशू जो दूसरे मुल्कों से हैं उनसे हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे नेशनलिज्म नहीं है, यहाँ पे कुर्सीलिज्म है कि मुझे कुर्सी चाहिए, देश जाओ बाढ़ में, मेरी कुर्सी बची रहे। और जब तक नेशनल पॉलिसी नहीं बनेगी, हाँ, उस पर नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। जिससे एग्रीकल्चर नेशनल पॉलिसी, एग्रीकल्चर बने, वो 25 साल की पॉलिसी बने, वो किसी भी दल की सरकार आए वो सरकार उस पर काम करेगी, ये पॉलिसी बननी चाहिए। जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट बना देश में, तो उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी वो बीजेपी से थी, सुमित्रा महाजन। कांग्रेस की गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो सब लोगों की एक सहमति से पूर्ण रूप से बना गया, और उसमें जो आम किसान थे उनसे भी उसमें बातचीत करी गई। अगर कोई भी देश में कानून बन रहा है, जब देश हित में कानून बन रहा तो देश के लोग उसमें रहने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं जो वो बिल लेकर के आए वो किसानों के पक्ष में है, उसमें कोई खामी नहीं है, किसानों को फायदा पहुंचेगा। अगर किसानों के पक्ष में है, नहीं पहुंचा दो ना, मतलब आधे में किसानों की फसल लूट गई और कह रहे कि जी फायदा होगा। जिन किसानों का धान 825 रुपए बिकना चाहिए था, 1825, उसका 800 रुपए क्विंटल बिक रहा। गेहूं का क्या भाव है? मध्य प्रदेश में चने का क्या हाल है? 33 रुपया किलो चने में लुटाई हुई मध्य प्रदेश में, और कह रहे जी फायदा होगा दुगना। तो ये तो पूर्ण रूप से एक बहकाने वाली अपनी बात हमको कहनी है जी, करना उसको कुछ नहीं है। भाई इसी जनता ने वोट दिया है उनको, इनकी एक बड़ी पॉलिसी चल रही है जी, और इसका बड़ा नुकसान आने वाले टाइम पे होगा। लॉकडाउन में जब पूरा हमारा एक सेक्टर, जो दूसरे सेक्टर थे हमारे, इंडस्ट्रीज आप लगा लो, नौकरी सेक्टर आप लगा लो, वो पूरा बर्बाद हुआ है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ने देश को बचाया है जी। इनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए भाई। हम यहाँ पे भी अवतार जी आप कुछ इस पर अवतार जी से बात करते हैं। जी जी, मैं राकेश जी, जो राकेश टिकैत जी कह रहे थे जी कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जनता के पास, जी, बात सही है इनकी कि दूसरा ऑप्शन नहीं है जनता के पास, लेकिन जनता में एक कमी भी है जी। वो कमी ये है, आज आप दलित की बात कर रहे हैं, आप गरीब मजदूर की बात कर रहे हैं, कि जब ये लोग वोट के लिए लोगों के घर में जाते हैं जी, और ये थोड़े से पैसों में ये लोग अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं। जी, जैसे कि आप हरिजन बस्ती में जाएंगे या वाल्मीकि बस्ती में जाएंगे या आप किसी और समुदाय की बस्तियों में जाएंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पे शराब के साथ साथ पैसे वगैरह ऐसे से दे के वोट खरीदते हैं। ये तो एक अलग मामला है, ये तो वोट खरीदने वाली बात है। मैं आपसे मैं मतलब सवाल ये खड़ा उसी पे आ रहा हूँ मैं आपकी बात। जी 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 जी। और सरकार जो है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जी, कहते हैं ना कि चोर चोर मुसेरे भाई, जी, दोनों एक जैसे हैं। जी, क्योंकि तीसरा विकल्प आज तक कोई आया नहीं सामने, और ना ही अभी तक कोई पैदा हुआ जिसकी कोशिश मैं अभी 2019 में जो अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है, पूरी यूपी के अंदर जी, काफी कोशिश के बावजूद मैं कुछ स्टैंड हो पाया हूँ। जी,
और जहां तक कि मुझे लगता है किसानों का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है और शिक्षा वर्ग का मुद्दा है और ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकारें गलत चल रही हैं। जी पहली बात, अभी मेरा एक प्रोग्राम उन्नाव में हुआ 17 तारीख को, जी इसी 17 में, उसमें मैंने देखा वहां पे जाके 17 तारीख में वीरांगना उदाबाई का एक प्रोग्राम था पासी समाज से। जी उस समाज के अंदर जो इतिहास है पासी समाज का, जी वीरांगना उदाबाई का, महारानी जोधाबाई, लक्ष्मीबाई का, जी वो वंचित है उस चीज से। उन्हें ही नहीं पता कि हमारा इतिहास क्या है। जी तो उस टिकैत साहब, इतिहास को जी जी उस अवतार जी, इतिहास को हमने आगे जी करा। जी टिकैत साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मैं जैसे अभी अवतार जी बता रहे थे कि हमने एक पार्टी बनाई जो देश के किसानों के जो मसले हैं या जो दलित, मुस्लिम और आदिवासियों के जो मसले हैं वो छोटी छोटी पार्टियों में बंटते हुए दिखाई देते हैं। जी क्योंकि मैं तो वो टिकैत साहब की भी रैलियों को मैंने काफी कवर किया और आप भी उसमें मौजूद रहा करते थे। तो जी धरने प्रदर्शन तक ही ये मामले सिमट जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने को लेकर के एक बड़ी लड़ाई हुई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब वो 2017 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 3 महीने में गन्ने का प्राइस हम जो बकाया है वो पूरा कर देंगे। उसके बाद उन्होंने फिर एक घोषणा कर दी कि हमने इतने करोड़ रुपया दे दिया। बावजूद इसके गन्ने का जो मूल्य किसान को जो मिलना चाहिए समय पर, वो एक लंबे समय से अटका हुआ और अभी भी जो शुगर मिल्स हैं उनके पास वो अटका हुआ है। मैं आपसे ये जी सवाल करना चाह रहा हूं कि जैसे अवतार सिंह जी ने अभी कहा कि हमने एक पार्टी बनाई, तो क्या इसकी एक बड़ी वजह ये नहीं है कि किसानों की और दूसरे समुदायों की बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि वो छोटी छोटी पार्टियों में विभाजित हो गया, देखो, एक फिर विश्वास नहीं रहा लोगों का? वही चीजें आती हैं कि एक पार्टी बनाए, फिर वह चुनाव लड़े, फिर वह कब जीतेगी, कब फिर जी उसकी सरकार बनेगी, फिर उसकी क्या पॉलिसी होगी। तो जी इसमें तो बीजेपी आ गई, दूसरी पार्टियां आ गई। जी देश में किसी भी समस्या का हल आंदोलन है जी और किसान आंदोलन इतना सक्षम है कि जी अपनी बात वो कह सकता है सरकारों तक जी और वो तुरंत कह सकता है। आज प्रधानमंत्री जी भी अगर मंच पर खड़े होते हैं तो किसान का नाम ले, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री होगा तो किसान का नाम लेंगे। जी इसमें किसानों की किसी की जान बच सकती है तो वो आंदोलन से बच सकती है। और हम इतना सरकार बनाए, जो सरकार मौजूदा है वह किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो मौजूदा सरकार है उसी में ही पॉलिसी में चेंजिंग करवाएं हम। जी ये इसी से ही पूर्ण रूप से बदलाव होगा। किसान आंदोलन जहां तक रहे हैं, हमारा काम है कि पूरा मूवमेंट को उठा के सरकार तक उसकी अपनी बात हम बहुत मजबूती से हम कहें। जी वो धरने प्रदर्शन के माध्यम से हो, वो आंदोलन के माध्यम से हो, जेल के माध्यम से हो, वो किसी भी तरीके से हो, अपनी बात को हम नॉन पॉलिटिकल रूप से हम कहें। पॉलिटिकल पार्टी की जहां तक बात है, उनका तो मकसद ये रहेगा कि भाई मैं जीतूंगा तो हाउस में कुछ बात कहूंगा। जी वो तो सब लगे हुए हैं, वो तो पिछले 70 साल से लग रहे हैं लोग। जी लेकिन पार्टी की क्या पॉलिसी होती है, जी इंटरनेशनल क्या उन पर प्रेशर रहता है, जब तक देश में आंदोलन नहीं होंगे तो सरकारें भी कुछ नहीं काम करती। वो ये लगती है कि जो कुछ कर दिया हम बिल्कुल ठीक है, हमारी कुर्सी सेफ रहे। जी तो मैं हमारा तो आपको काम आंदोलन का है, जी हम तो नॉन पॉलिटिकल मगर प्लेटफॉर्म से। मेरे मैं मगर आप मेरे बड़े भाई राकेश टिकैत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जी साहब जी। कहिए जी कहिए। मैं अखंड भारत विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारी जी जो अपनी पॉलिसी है जी और जी अपनी सोच है वो ये जी है जी कि सरकार के अंदर हिस्सेदारी किसानों की होनी चाहिए। जी अगर सरकार किसानों के बलबूते चलती है तो किसानों की हिस्सेदारी इसलिए होनी चाहिए कि किसान का जो मुद्दा है वहां पर सरकार में कौन रखता है। जी आप लोग जब जाएंगे नहीं तो अपनी बात कैसे रखेंगे। आंदोलन के जरिए आपने बात रखी, उन्होंने आश्वासन दे दिया, फिर आप साल 6 महीने चुप बैठ गए। जी ये कोई वो नहीं। मेरा ये कहना है कि आप सरकार के अंदर हिस्सेदारी करें और जी सरकार अगर आपकी बात पे नहीं चलती, अगर आपके मुद्दों पे नहीं चलती है तो आप सरकार का तख्ता पलट दें। जी मान लिया आज गन्ने का बकाया पश्चिम के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए है जो किसान ब्याज पे पैसा लेके अपना जीवन यापन कर रहा है।
और मेरा ये कहना है कि अगर सरकार चाहे गन्ना बकाया अपनी जेब से दे और खरीद अगले जो फसल की होगी उसकी पेमेंट जो है 15 दिन के अंदर अपने पास से करे, मिल से पैसा सरकार ले। हमारी ये सोच है जी। अगर आपको इसमें कोई गलत लगे तो बताइए आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ ये एक विचार भी हो सकता है कि लेकिन जब तक सभी दल एक ना हो और किसानों की बात उठा करके सभी एक साथ ना उठाएं तो वो हल निकलता हुआ भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूं, तो किसानों की समस्याओं को मैं बड़े करीब से मैंने देखा है। राकेश साहब, मैं एक अगला सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात अवतार सिंह जी ने कही, रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना किसानों का बहुत जरूरी है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास, कोई ऐसी कोई चीजें लेवल पर से देखो, वो किसान के नाम पे देश में नहीं है। तो एक ही गांव के लोग हैं जिनकी एक ही बीच में टोल है, वो दो समुदाय के लोग हैं, वो अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यहाँ पे दूसरे फैक्टर वोट के मामले में बहुत हैं। जब आदमी वोट देने जाता है तो 10 तरह की बात सोचता है कि मुझे कहाँ देनी। अकेला किसान फैक्टर भी नहीं है, मजदूर फैक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, व्यापारी सेक्टर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, तो बहुत से सेक्टर है। जब तक इसी सिस्टम में हम व्यवस्था नहीं करेंगे, यही जो सिस्टम है, हम इसी को आंदोलन के माध्यम से इसी पे हम प्रेशर ग्रुप का काम नहीं करेंगे। और आज जितने भी किसान संगठन है पूर्ण रूप से प्रेशर ग्रुप का काम आप सरकारों पर कर रहे हैं भाई। सरकारों को बयान देने पड़ रहे हैं, तो ये प्रेशर ही तो है ना कि हम आ रहे हैं दिल्ली की तरफ तो पूरे रास्ते सील कर दिए, लोगों को घर से उठा लिए, तो आंदोलन तो सक्सेसफुल हो गया हमारा। आंदोलन ये थोड़ा कि आंदोलन हमारा कमजोर होगा और हम पिट गए। भाई सरकार ने गिरफ्तारी कर ली, शांतिपूर्ण तरीके से हमने गिरफ्तारी दे दी, तो आंदोलन तो सक्सेसफुल हो गया। सरकार ने बैरियर लगा दिया दिल्ली के चारों तरफ को, तो आंदोलन तो हमारा सक्सेसफुल हो गया ना। ये सरकार तक जो हम बात कहना चाहते थे वो बात हमारी सरकार तक चली गई। हमारा जो विरोध था हमने दर्ज करा दिया अपना। जी मेरे बड़े भाई राकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, लेकिन आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके बीच में किसान नेताओं का पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में होना बहुत जरूरी है। जब तक आप वहां खुद अपनी बात को, अपने मुद्दों से नहीं उठाएंगे, ये जो बड़े बड़े मंत्री, एमपी, एमएलए, सांसद बन के बैठ गए जिन्हें किसान का मतलब ही पता नहीं है, और ये आपकी आवाज क्यों उठाएंगे? आप बताइए मुझे। आप किसान परिवार से हैं, मैं भी किसान परिवार से हूँ, मैंने फसल उगाई है जी। अगर मैं अपनी दुकान चलाता हूं तो अपनी दुकान का भाव का, सौदे का मूल्य मैं खुद रखूंगा, मेरा नौकर नहीं रखेगा जी। सरकार आपकी नौकर है, वो आपका मूल्य क्यों रखेगी जी? बताइए आप। अब एक बात हम क्या मना कर रहे हैं, वहां पे होने चाहिए लोग अपने। जाए आप जैसे लोग, कौन मना कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे लोग जिनके पास इतनी ताकत है, इतना मूव आपके पीछे है, तो आपको अपने सांसद, एमपी, एमएलए बना के राज्यसभा, विधानसभा में, पार्लियामेंट में भेजने चाहिए, ताकि अगर वो लगता है कि आपकी आवाज नहीं उठा पाते, ये तो एक वो तो एक दूसरा इशू हो गया। वो तो सारी पार्टियां लगी हुई है, आप अपने इशू लेकर नहीं पार्टियां अपने फायदे के लिए हैं। सारी पार्टियां मेरे भाई राकेश जी अपने फायदे के लिए, मैं अपने फायदे के लिए नहीं हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे एजेंडे में 11-12 मुद्दे किसानों के हैं। पहला मुद्दा बताता हूँ आपको, किसान जब भी ट्रैक्टर खरीदे वो जीएसटी फ्री हो। दूसरा मुद्दा, किसान को जब भी बुआई के लिए डीजल लेना हो, डीजल पे 50% की सब्सिडी राज्य सरकार दे जी। तीसरा मुद्दा, किसान जब भी बीज खरीद करने जाए बीज पे किसी प्रकार का टैक्स ना हो। चौथा मुद्दा, किसान की फसल को भी, जैसे देवी आपदा है, करंट आग लगने जाती है, कुछ भी मतलब बिजली करंट से चल जाती है, ऑन द स्पॉट खड़े हुए प्रति बीघे के हिसाब से 8,000 10,000 रुपए बीघा ऑन द स्पॉट दिया जाए, कोई कागजी कार्रवाई ना की जाए। ऐसे ही अब एक गन्ना पत्ती है, पराली है, इसको लेकर जो मुकदमे कायम किए जा रहे, क्यों नहीं राज्य सरकार इसका समाधान करती है? राज्य सरकार का जिम्मा है। अगर आपको लगता है कि प्रदूषण हो रहा है पराली जलाने से या गन्ना पत्ती जलाने से, तो राज्य सरकार इन चीजों को उठाए, अपने पास जमा करे, चाहे इसकी खाद बनाए, चाहे गत्ता बनाए, कुछ भी करे। और दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूं, आपको पराली से दिक्कत है,
आपको गन्ना पत्ती से दिक्कत है, ये जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं इनके प्रदूषण से आपको दिक्कत नहीं है? मैं बता देना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। इनसे दिक्कत क्यों नहीं है आपको जी बताइए। आज किसान को अगर यूरिया की जरूरत है तो यूरिया ब्लैक हो रहा है, किसान को यूरिया मिल नहीं रहा, जबकि किसान को ये चाहिए उसके घर पे यूरिया पहुंचे। सरकारों को ये ऐसा करना चाहिए, और सरकार को ये करना चाहिए जब फसल कटाई का टाइम हो, जब फसल कट जाए तो सरकार को वो फसल खुद उठा के, अगर बाजार का मूल्य 25 रुपए है तो 20 या 21 रुपए के हिसाब से किसान को तुरंत भुगतान करे। ये तो अवतार जी मांग की बात हुई। राकेश जी, मैं आपसे अब अगला सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जी कल एजिटेशन है, एक बड़ा माहौल पूरे देश में है कि पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। वो मजदूर संघ की तरफ से भी किया गया, वो किसानों की तरफ से किया गया है। बिहार का चुनाव अभी अभी खत्म हुआ है, अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। वहां भी किसानों की समस्याएं हैं, वहां भी किसानों के मुद्दे लगातार उठेंगे। तो एक ऐसा समय भी है कि जब किसान अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ रख सकता है। तो इसे लेकर के मैं ये जानना चाहता हूं कि राकेश टिकैत साहब की क्या तैयारी है? नहीं, हमारी तो पूरी तैयारी है। हम तो देश के किसानों के साथ में पूर्ण रूप से, और हमारी सबसे पहले है कि जो किसान नेता जो भी हमारे जेलों में बंद है उनको रिहा करा जाए। और कल हम, अगर सरकारें नहीं ठीक हो लेती तो कल हम इसके ऊपर पूर्ण रूप से डिसीजन, आगे की आंदोलन की जो रणनीति होगी, हम सब साथ में हैं। और पूरे देश का किसान, अब की बार पूरे देश के किसान जो भी संगठन जितने भी हैं वो पूर्ण रूप से एक मंच पे है इन इशू पे, और ये लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी। और ये वैचारिक क्रांति है, ये क्रांति धीरे धीरे ये क्रांति फैलेगी। जी ठीक है साहब, एक अगला सवाल और गन्ने का इशू हो जी। एक सवाल करने के बाद मैं अवतार जी आपके पास फिर दोबारा आऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमें बाजार से जब हम आलू, प्याज, टमाटर या कोई भी ऐसी कोई सब्जी या कोई भी अन्न, खाद्यान्न वगैरह खरीदते हैं तो हमेशा ये बात कहते हैं कि साहब महंगाई बहुत है। लेकिन महंगाई की जड़ में जाने की कोशिश कोई नहीं करता है। ये तो दिखाई देता है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई कैसे खत्म हो इसका कोई हल नहीं है, और उसका हल सिर्फ किसान दे सकता है। बावजूद इसके इस हल पर सरकार और किसान गंभीरता के साथ किसान अपना मुद्दा क्यों सामने नहीं रख पा रहा है, क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा है? क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार कुछ खास लोगों को, जिसमें अंबानी, अडानी जैसे जो बड़े ग्रुप हैं, उन्हें फायदा पहुंचाने का काम कर रही है? यही काम कर रही है। और जो बड़े ग्रुप हैं वे अब एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्री बिजनेस में आना चाहते हैं। अभी वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है, नए बिल हो आ रहे हैं, अभी नए बिल आएंगे, वो सीड बिल आएंगे, पेस्टिसाइड बिल आ रहे हैं। अभी एनजीटी का बिल आएगा कि एनसीआर में क्या फसल बोनी है, उसका एक बिल हो आ गया है अभी। और 10 साल पुराने डीजल वाहन, हमने कहा भाई ट्रैक्टर कितने दिन चलता है? ट्रैक्टर 30-30, 40-40 साल ट्रैक्टर लोग चलाते हैं। 10 साल में ट्रैक्टर को भी खत्म करो, गाड़ी खत्म हो सकती है, क्या ट्रैक्टर भी खत्म होंगे? इस तरह के बिल आ रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से खेती को, किसानी और खेती का अलग अलग संबंध हो जाए। और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, वे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से खेती करें। और उनका जो असली टारगेट है, जो यहाँ पे भी ये एक शुरुआत है, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगनी है, बाहर से विदेशी कंपनी आएगी, बड़ी इंडस्ट्री लगाएगी, उसके लिए सस्ती लेबर उनको चाहिए। सस्ती लेबर कहाँ से आएगी? वो एग्रीकल्चर से आएगी। और यहाँ पे इस जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, इस जमीन को केमिकल डाल के पूर्ण रूप से 30, 40 और 50 और 100 साल में इस जमीन को बंजर बनाने का पूरा एक उनका बड़ा प्लान उनका है जी। क्योंकि हम पूरी दुनिया में हम जाते हैं, करीब 73 देशों में हमारा संगठन जो है वो काम कर रहा है, जो वहाँ के एग्रीकल्चर संगठन है जी, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट वाले हैं, पोल्यूशन वाले हैं, क्लाइमेट चेंज के हैं, तो हम पूरी दुनिया में उनके साथ में काम करते हैं। तो यूएसए इस तरह का देश था जहां की जनसंख्या ज्यादा हो और चाइनीज के कंपटीशन पे वो पूरी दुनिया में अपना माल बेच सके। तो ये आने वाले टाइम पे ये होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जमीन उनके पास में जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, इन जमीनों को बंजर बनाएगी, और उनको यहाँ पे 2 चीज मिलेगी, एक उनको कंज्यूमर यहाँ पे मिलेगा और दूसरा सस्ती लेबर उनको यहाँ पे मिलेगी, खाने का सामान बाहर से आएगा। तो ये सरकारों की पॉलिसी है। सरकारों का ध्यान हमने इस तरफ कहा कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो
ये हिंदुस्तान के फेवर में नहीं है, जी। ये एग्रीकल्चर के पक्ष में नहीं है। अवतार जी आपके पास आना चाहूंगा, जी आप बता रहे थे कि बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कवायद है और सस्ती लेबर यहाँ पर मिलेगी। जी जी। इसे रोकने के लिए किसानों को क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस देश में एक लंबे समय से यही कोशिश की जा रही है कि किसान धीरे धीरे मजदूर बन जाए और उसके बाद एक जो बड़ा सेक्टर है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा फायदे की अगर सेक्टर की अगर बात की जाए तो वो खेतीबाड़ी है, क्योंकि लगातार उसमें से उत्पादन होता है और लोगों की जरूरतों को वो पूरा करता है। तो अगली नजर जो देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ फसल पर है, यानी एग्रीकल्चर पर है। आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसे रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए किसानों को? हल बताइएगा, हल बताइएगा सर। रविंदर जी, मैं बताऊं आपको, भाई राकेश जी, इनको रोकने के लिए किसानों को मजबूत होना पड़ेगा जी। उनको अपनी जेब में इतनी ताकत रखनी पड़ेगी, एक फसल रोक के चले जी। लेकिन ये फसल तो कर नहीं सकता, छोटा किसान तो कर नहीं पाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्हें अपनी जेब मजबूत करनी पड़ेगी जी। और दूसरा जो भूमि अधिग्रहण बिल है जी, इसको चुनौती देनी पड़ेगी। कोई भी आपकी भूमि अधिग्रहण का जो बिल है, आपको लालच दे दिया जाता है कि आपको जो सर्किल रेट है उससे 4 गुना देंगे जी। और लालच में आ जाता है किसान, मेरे पास 4 बीघे है, आपके पास 10 बीघे, इनके पास 50 बीघे, छोड़ यार क्या करेंगे, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। इन चीजों को रोकना होगा, किसान को अपनी जेब मजबूत करनी होगी। बाजार के जितने कोल्ड स्टोर हैं उनके अंदर माल ना हो, माल किसान के घर हो, तब आप इस बाजार को रोक सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। जी बिल्कुल। राकेश जी, आपसे एक अंतिम सवाल लेकर के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल के एजिटेशन कई महत्वपूर्ण बिंदुओं में खास रहेगा। एक तो ये कि ये पूरे देश में ये एजिटेशन होगा, भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसे लेकर के सरकार की भी तैयारी है और किसानों की भी तैयारी है। अगर कोई टकराव होता है तो उस टकराव को किसान कैसे झेलेगा? वो देखते हैं किस तरह के टकराव होंगे। जी। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है दिल्ली की तरफ, उसको हरियाणा बॉर्डर पे रोक लिया है। हरियाणा के जितने भी लीडरशिप है वो सबको जेलों के अंदर कर दिया है। तो जो भी होगा, देखो आंदोलन तो सक्सेसफुल हो गया है। ये आंदोलन ये नहीं कि गोली चलेगी वो चलेगी, अपनी आवाज जो क्रांति की आवाज थी किसानों की, वो सरकार के कानों तक जा ली है। सरकार ने जब भी तो बैरिकेटिंग लगाई ना, दिल्ली घेर दी, हरियाणा में जहां उनकी सरकार है वहां उनको घेर लिया है, रोक के रखा है। तो आंदोलन तो सक्सेसफुल हो गया है। ये किसानों की आवाज दिल्ली दरबार तक चली गई है। आगे जो भी पूर्ण रूप से संगठन निर्णय लेंगे सब लोग उसमें साथ रहेंगे और ये वैचारिक क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी। अपनी बात हम लोग कहते रहेंगे। जी राकेश जी, आपने फ्रीडम एक्सप्रेस पर अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी। और राकेश जी बता रहे थे कि अब हल जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि अब ये जो पीर है वो पर्वत जैसी हो चली है और उसका रास्ता अब जरूर निकलना चाहिए। और वहीं अवतार सिंह जी ने भी ये बात कही कि किसानों को अपने आप को मजबूत करना होगा, अपना रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट तक पहुंचाना होगा, ताकि किसान अपनी बात पार्लियामेंट में अपनी बात रख सकें और न्याय की बात कर सकें। फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत, लेकिन चलने से पहले मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो लगातार हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं और लगातार उनके जो विचार हैं, जो मैसेजेस हैं, जो संदेश हैं, जो कमेंट्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं और उन्हीं कमेंट्स के आधार पर हम अपनी जो डिस्कशंस हैं, प्रोग्राम हैं वो बनाते हैं। वो लगातार हमें लाइक, सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों और जान पहचान के लोगों में प्रसारित करते रहें, ताकि हमें लगातार प्रोत्साहन मिले और हम इसी तरीके से आपकी बात उठाते रहें। और साथ ही साथ हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि ये फ्रीडम एक्सप्रेस जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके पैसे, आपकी मदद से ही चलती है। आप इसे सब्सक्राइब करें और इसकी मदद भी करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। नमस्कार। नमस्कार।